हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अगर आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सो यू आर इन द राइट प्लेस। सीटेट एग्जाम में बहुत ही कम समय बचे हुए हैं। आपने सीटेट की तैयारी लगभग कंप्लीट कर ली होगी। आपने बहुत से वीडियोस देखे होंगे, खुद से सेल्फ स्टडी की होगी। आज का यह वीडियो आपके खुद के आकलन के लिए है कि आपने कितना पढ़ा। एग्जाम हॉल में बैठने से पहले इस टेस्ट सीरीज़ को पूरा कंप्लीट करिए ताकि आपको पता चल सके अगर कोई भी कमी बची हुई है तो पिछले जो भी 2-3 दिन बचे हुए हैं वो आप कमी पूरी कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। डेली आपको सुबह शाम 2 वीडियोस मिलेंगे। एक में हम प्रैक्टिस करेंगे और एक में चीज़ों को समझेंगे। तो यह आपके प्रैक्टिस के लिए है, ध्यान से ईवीएस का है। सभी क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और आंसर करिए क्योंकि सीटेट एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए, कितने क्वेश्चन सही हुए आपके ये भी जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? मिजोरम, जम्मू कश्मीर, गोवा, बिहार। कौन से राज्य के लोग? तो यहाँ पे सही आंसर आपने सोच लिया होगा, गोवा सही आंसर है। गोवा राज्य में लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। चलिए, बहुत ही फास्ट रिवीजन करेंगे, बहुत ही फास्ट प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है मैप से। नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल, मध्य प्रदेश और फिर रांची, झारखंड का भ्रमण करना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशा क्या होगी? ये क्वेश्चन 100% इस टाइप का आता है सीटेट एग्जाम में। चलिए, आपके पास 10-15 सेकंड का समय है, फटाक से बताइए। चलिए, आपने लगभग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए, इसको मैप के थ्रू हम समझ लेते हैं। मैप के थ्रू आप समझेंगे तो बहुत ही आसानी से इसका आंसर आप दे पाएंगे। आप सभी यहाँ देख सकते हैं, भारत का नक्शा है, राज्य अलग अलग राज्य हैं यहाँ पे। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन एक बार देखते हैं। नई दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति पहले भोपाल जाता है, फिर झारखंड जाता है। ठीक, रांची, झारखंड। चलिए, पहले भोपाल जाता है, दिल्ली से, यहाँ पे दिल्ली है, देख सकते हैं। दिल्ली से अगर आप भोपाल जाएंगे तो मैप में, भारत के नक्शे में नीचे की तरफ आप जाएंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे आप दक्षिण की तरफ नीचे गए, यानी कि दक्षिण गए सबसे पहले। उसके बाद आपको कहाँ जाना है? भोपाल से झारखंड, रांची, यहाँ पे गए आप। ठीक, यानी कि फिर आप पूर्व दिशा में गए, पूर्व दिशा में गए, दक्षिण से पूर्व दिशा, यानी कि सही आंसर दक्षिण से पूर्व दिशा होगा। देखिए, दक्षिण से पूर्व, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? जो हम मानचित्रांकन पढ़ते हैं इससे विद्यार्थियों के किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? साफ सुथरा रेखांकन बनाने में, गणनाएं और अनुमान, माप के अनुसार चित्रण, या सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध? देखिए, जस्ट अभी हमने जो मैप पढ़ा उसमें क्या देखा? सापेक्ष दिशा, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध। दिशा, हमने दिशाओं के बारे में भी पढ़ा। तो यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए, शुरू करते हैं फिर हम। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, घुमा फिरा के कई तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर। यानी कि 4 शिक्षण सूत्र आपके सामने यहाँ दिए हुए हैं, किसी एक को छोड़कर बाकी तीनों शिक्षण सूत्र प्राथमिक कक्षा के पर्यावरण अध्ययन के लिए उपयोगी हैं। तो बताइए कौन सा नहीं है? केवल इसे छोड़कर, कौन से को छोड़कर? मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, स्थानिक से वैश्विक, या फिर अमूर्त से मूर्त। तो यहाँ पे जो मूर्त से अमूर्त शिक्षण विधि है, शिक्षण सूत्र है, इसका उपयोग हम करते हैं प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण पढ़ाने के लिए। मूर्त चीज़ें जो होती हैं बच्चों को पहले वो बताते हैं, फिर मूर्त बताने के साथ साथ अमूर्त चीज़ों के बारे में हम उनको ज्ञान देते हैं। सरल से कठिन, यानी कि पहले सरल चीज़ें फिर कठिन चीज़ें, ये तो प्राथमिक कक्षा के लिए उपयोगी है। और पर्यावरण अध्ययन में स्थानिक चीज़ें, ठीक, जहाँ के बच्चे हैं उनके स्थानिक चीज़ों से हम वैश्विक चीज़ों की ओर ले जाते हैं, यानी कि लोकल एरिया से विश्व पूरा, हम बहुत ब्रॉड स्तर पे इसको समझाते हैं। लेकिन जो अमूर्त से मूर्त, यानी कि पहले अमूर्त चीज़ें बताएंगे फिर मूर्त चीज़ें बताएंगे, यह सही नहीं है। ठीक, अमूर्त चीज़ें बच्चे समझ नहीं पाएंगे प्राथमिक स्तर के, इसलिए पहले हम अमूर्त चीज़ें नहीं बताएंगे। तो यहाँ पे केवल डी ऑप्शन सही होगा, केवल डी को छोड़कर बाकी सभी हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जल भराव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी? आकलन से संबंधित क्वेश्चन है।
आकलन से संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है आपके सीटेट एग्जाम में, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ के आंसर करिए। एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जल भराव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी? बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने को कहकर, उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके, या पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की, या चौथा जल संरक्षण में पोस्टर बनाकर। ठीक, तो कल का मैराथन जो मैंने आपको कराया था उसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया था। अगर आपने मैराथन क्लास नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। एक वीडियो से 2 मैराथन बनाए गए हैं, दोनों मैराथन से पूरा एक एक सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए, तो मैंने आपको बताया था कि बच्चे जिसमें खुद करके सीखेंगे, वास्तविक जीवन से जिसमें बच्चों को जोड़ा जाएगा, वही ऑप्शन सही होगा। तो सी ऑप्शन में ही वास्तविक जीवन और दैनिक जीवन और बच्चे करके सीख रहे हैं, तो सी ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा। ठीक, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की। अगला देखिए, और हाँ, सीटेट में क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन अगर बड़ा है, समझने में दिक्कत हो रही है, या फिर कोई भी ऐसा शब्द है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, उसको आप संधि विच्छेद करके पढ़िए, थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के पढ़िए, आसानी से आप समझ जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने वाला या फैलने वाला रोग का समुच्चय है? चिकनगुनिया, मलेरिया, मियादी बुखार, हैजा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा, मियादी बुखार। चलिए, तो यहाँ पे सही आंसर आप सभी को पता है, सी। यहाँ पे सी जो ऑप्शन है यह सही होगा। चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया यह मच्छर से फैलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब आपके एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में है, इसमें से बहुत सारे पेडागोजी के क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी की किताबों से हैं, तो पूरा परफेक्ट आपकी प्रैक्टिस हो रही है, तो इसलिए अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सभी क्वेश्चन को। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कांसा यानी कि ब्रॉन्ज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, उसका अध्ययन करिए। यह एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है। इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। या डी, ब्रॉन्ज की बनी वस्तुएं एल्यूमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु अधिक मजबूत होती है। तो कौन कौन सा कथन इसमें से सही है? केवल ए और डी, केवल बी और सी, केवल ए बी सी, या बी सी डी, कौन सा सही है? एक बार फिर से पढ़िए और आंसर इसका करिए आप। तो यहाँ पे आपने पढ़ा इसको और इसका आंसर भी सोच लिया होगा आपने अभी तक। देखिए, ये जो कांसा होता है, ब्रॉन्ज होता है, इसके बारे में 2 कथन यहाँ पे सही है, बी और सी। बी है, इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है, पहला। उसके बाद आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन यह हल्का नहीं होता, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ भी नहीं होता एल्यूमिनियम के मुकाबले, और यह एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर से नहीं बनता, जैसा एक तत्व भी नहीं है। ठीक, तो बी और सी यहाँ पे सही होगा, यानी कि बी ऑप्शन, बी और सी। चलिए, यह आसानी से भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि यह किन 2 धातुओं से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपर और टिन, ध्यान रखिएगा। अगला है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में, ठीक ध्यान रखिएगा, आकलन में कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? स्मरण, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंता, या डी, सहयोग। और इस प्रश्न के माध्यम से मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे आकलन शब्द आपने सीटेट एग्जाम में बहुत सारे देखे होंगे, बहुत से क्वेश्चन आकलन से संबंधित होता है, असेसमेंट से संबंधित होता है। ठीक, और अगर इस प्रश्न का सही आंसर आपको पता है तो यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि लाइव वीडियो नहीं है, ऑफलाइन वीडियो है, मुझे भी पता चलना चाहिए कि आपको क्या सही में पता है, आंसर आपको आता है, नहीं आता है। अगर नहीं आता तो कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है 86। और इसके पहले का जो वीडियो था उसमें आपसे होमवर्क दिया गया था, उसका डी ऑप्शन सही था। ठीक, आप लोगों ने पूछा था, डी ऑप्शन उसका सही था। यह क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि मैराथन क्लास में यह वाला जो टॉपिक है इसको मैंने पढ़ाया था। यहाँ पे आपने अगर मैराथन ध्यान से, थोड़ा सा भी ध्यान से देखा होगा तो इसका सही आंसर फटाक से आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और अगर मान लीजिए इस प्रश्न का आंसर आपको समझ में नहीं आता है, यानी कि आपने आकलन वगैरह की चीज़ों को अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो आकलन असेसमेंट यूट्यूब पे सर्च करके या जैसे भी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। 3 से 4 क्वेश्चन आकलन से संबंधित पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। देखिए क्यों ये क्वेश्चन मैं होमवर्क देता हूँ, अपने सभी वीडियोज़ में एक क्वेश्चन होमवर्क होते हैं आप लोगों के लिए। इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं हमको नहीं आ रहे होते हैं, लेकिन जब उसका आंसर हमें कोई बता देता है तो हमें लगता है कि ये हमें आ रहा था। ठीक, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है ये चीज़। हमें आंसर नहीं आ रहा होता, लेकिन कहीं से हम आंसर देख जाते हैं तो हमें लगता है कि हाँ हमें आ रहा था। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए, और यह कन्फ्यूजन जो होता है ना एग्ज़ाम में बहुत ही नुकसानदायक होता है, क्योंकि एग्ज़ाम 4-5 दिन बाद है, तो एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए, कुछ कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने ना आए जो छूट जाए। यह टेस्ट सीरीज़ लेने का भी उद्देश्य यही है कि जो भी चीज़ें आपने अभी तक नहीं पढ़ी हैं, गलती से छूट गई हैं, वह कमी आप पता करके खुद की उस कमी को पूरा कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में एक एक क्वेश्चन आपके सही हों। अगला प्रश्न पढ़िए और आंसर दीजिए। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। बच्चे कम गलतियां करें, बच्चे करके सीखे, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे, बच्चे खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। तो इसका भी समर्थन करती है कि बच्चे सीखने के अवसर मिले, बच्चे बहुत प्रश्न पूछें, इसका भी समर्थन होता है, बच्चों को खोज करने के लिए स्थान मिले, इसका भी समर्थन होता है। लेकिन बच्चे कम गलतियां करें, इसका समर्थन पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति नहीं करती, क्योंकि गलतियां सीखने सिखाने का एक अभिन्न अंग है, सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है प्राथमिक स्तर पे, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे पूछा था कौन सा नहीं करती, तो ए ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए, शिक्षार्थियों का आकलन देखिए, आकलन मूल्यांकन, इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सीटेट एग्जाम में। शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना, शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, बच्चों के कार्य को केवल कुछ पक्षों पर ध्यान देना, या फिर बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। कई बार इस चीज़ को समझा चुका हूं और एक बार फिर से रिपीट करता हूं। जिस भी ऑप्शन को आपको पढ़ के लगे कि यह ऑप्शन सीमाएं तय करता है, बाउंड्रीज खींचता है, ठीक है, कि इसके आगे चीज़ें नहीं बढ़ सकती, वह ऑप्शन सीटेट में कभी सही नहीं होगा, क्योंकि सीखने का कोई सीमा नहीं होता, कोई बाउंड्रीज लाइन नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में आपको बाउंड्री लाइन पता चल रही है, सीमा पता चल रहा है? सी ऑप्शन में बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है, सभी पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना है। तो यहाँ पे पूछा था क्या नहीं करना चाहिए, तो सी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, ये दिल से हाथ जोड़ के जैसे भी आप चाहें मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आप वीडियोस को शेयर नहीं करते हैं। इतना दिल से, इतने मेहनत से, इतने मतलब स्कूल जाना आना और उसके बाद बिना खाए पिए वीडियोज़ आपके लिए शूट करना, सुबह उठ के वीडियो बनाना, सब कुछ करना, लेकिन वीडियोज़ पे व्यू बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। व्यू ना आने के पीछे जस्ट यही रीज़न है कि वीडियो शेयर नहीं हो रहा। तो रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के सभी से, वीडियो को कम से कम शेयर किया करिए ताकि मेहनत सफल हो। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। कर भला तो हो भला, ये चीज़ ध्यान रखिए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह एक बहुत सस्ता साधन है, यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसे समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो कल के मैराथन क्लास में मैंने बताया था पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है, वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक, यानी कि बाहर के जीवन से जोड़ना बच्चों को। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय जो होता है, समाज होता है, सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। क्यों? क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। डी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? ठीक है, ठंडा रेगिस्तान किसको कहते हैं जो कि हमारे देश में है? चलिए, जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय, दार्जिलिंग। तो लद्दाख जो है इसको ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, ध्यान रखिएगा। 67 का बी ऑप्शन सही होगा। फैक्ट बेस वाला क्वेश्चन है। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? आलू से चिप्स बनता है, मतलब खाद्य संरक्षण की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। आलू से अगर हम आलू को ऐसे ही रख देंगे तो आलू खराब हो जाएगा, लेकिन आलू का चिप्स बना के रख देंगे तो लंबे समय तक चलेगा, यानी कि उसका संरक्षण होगा।
सेब से हम सेब बहुत समय तक नहीं रख सकते, लेकिन जैम बना के लंबे समय तक रख सकते हैं। कच्चा आम बहुत समय तक नहीं रख सकते, लेकिन अचार बना के लंबे समय तक रख सकते हैं, यानी कि संरक्षण होगा। लेकिन दूध भी हम बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकते, और उसका पनीर भी निकाल लेंगे तो भी वह बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। यानी कि यह खाद्य संरक्षण का ठीक जोड़ा नहीं है। क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से पढ़िए, फिर सही आंसर दीजिए। दूध से पनीर हम बनाते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन दूध से पनीर बनाकर खाद्य संरक्षण लंबे समय तक नहीं कर सकते हम। चलिए 69 का बी ऑप्शन। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है। ठीक है, चलिए बताइए। गेहूं ए भी है, काली मिर्च, साबूदाना, सौंफ। तो सौंफ को भी हम बो सकते हैं, सौंफ का भी बीज होता है। काली मिर्च भी बीज ही होती है, गेहूं भी बीज ही होता है। जो गेहूं हम पिसाकर खाते हैं आटे के रूप में, उसको हम बो भी सकते हैं, गेहूं को डायरेक्ट। काली मिर्च को भी बो सकते हैं, सौंफ को भी बो सकते हैं, ये सब बीज होते हैं। लेकिन साबूदाना जो होता है यह बीज नहीं होता, यह प्राकृतिक चीज़ नहीं है साबूदाना। इसको हम, यह मानव निर्मित है, इसको इंसान खुद बनाता है। तो साबूदाना को अगर हम खेत में बुआई कर देंगे तो वह मतलब फसल नहीं तैयार होगा। ठीक, तो यहाँ पे यही पूछा है कौन सा बीज नहीं है। सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और सीटेट में आए हुए क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। ध्यान से पढ़िएगा, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं। ठीक, केरल जाती है तो उसको ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं। उसके गृहनगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। ठीक, उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? तो नारियल के वृक्ष देखे होंगे। ठीक, केरल में समुद्री इलाकों में, समुद्र के किनारे या केरल वगैरह में नारियल पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, लेकिन केरल में सेब नहीं होता। चीड़ के पेड़ पहाड़ी इलाकों पे होते हैं। ठीक, और ये जो, और उसके बाद लीची जो है यह भी केरल में नहीं होता। ये सब सेब जो हो गया ठंडे प्रदेश में होता है, लीची का भी कुछ ऐसा ही है। ठीक, उसके बाद चीड़ जो है पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, लेकिन नारियल जो है वह केरल में पाया जाता है। 73 का ए। अगला देखिए, उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी, जिसका उपचार सिकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है, वह कौन सा है? सिकोना पेड़ के छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है, आप सभी को मैंने पढ़ाया हुआ है। तो मलेरिया, ठीक, सिकोना पेड़ के छाल से किसका दवाई बनाते हैं? मलेरिया रोग का। डी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो कहाँ पाया जाता है? पाया जाता है, देखिए, राजस्थान के रेगिस्तान में, संयुक्त अरब अमीरात में, अबू धाबी में, एक किसी जगह नहीं पाया जाता। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है रेगिस्तानी ओक, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे राजस्थान के रेगिस्तान में बहुत से लोग इसको पढ़ के फटाक से गोला भर देंगे। बिना 4 ऑप्शन पढ़े आप गोला मत भरिएगा कभी भी एग्जाम में। आप लोगों के लिए एक तरह से, मेरी तरफ से एक सुझाव है। 75 का डी। अगला प्रश्न आपके सामने इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है, रिपीट हो सकता है। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी यात्रा के समुद्र तट से दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल। तो छत्तीसगढ़ तो बिल्कुल नहीं है, कट गया। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, इसको होल्ड करते हैं। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे सही आंसर आप सभी को पता चल चुका होगा। फैक्ट बेस वाला क्वेश्चन है और 2 से 3 बार एग्जाम में आया हुआ है सीटेट में। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, यही सही आंसर होगा। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपप्रकरण है? पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपप्रकरण है। जानवर, हम चीजें कैसे बनाते हैं, परिवार और मित्र, भोजन। चलिए, इस प्रश्न में बहुत से लोग गलती कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, पूछा है कौन सा उपप्रकरण है। ठीक, यानी कि सब थीम की बात की जा रही है, उप प्रकरण की बात की जा रही है। तो ये जो जानवर है यही सही आंसर होगा।
क्योंकि हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, परिवार और मित्र, भोजन, परिवार और मित्र और भोजन जो है यह थीम है, यानी कि प्रकरण है। लेकिन जानवर जो है परिवार और मित्र के अंतर्गत उप प्रकरण है। उप प्रकरण को बताना है आपको, एनिमल, ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। परिवार और मित्र भी ईवीएस के सिलेबस में है, लेकिन यह प्रकरण है, थीम है। लेकिन यह जो है जानवर उप प्रकरण है, ध्यान रखिएगा, परिवार और मित्र के अंतर्गत।